Hello, friends. Welcome to Let's Crack UPSC CSC. This is me, Dr. Siddharth Arora, and friends, we are continuing with our series, page by page NCERT for class 12. तो मैंने क्लास 6, 7, 8, 9, 10th 11th ख़त्म कर दिया था, फिर 12th रह गया। फिर लर्नर्स और एस्पिरेंट्स से मैंने बोला, सर आप तो भूल ही गए, हद हो गई। मैंने कहा सॉरी, अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने पेज बाय पेज एनसीईआरटी क्लास 12 दोबारा स्टार्ट कर दिया, और यह है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। सो जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, okay, दिस एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ क्वाइट अ फ्यू थिंग्स ऑल्सो। कैसे? जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कुछ भी तुम्हें पढ़ने का मौका है, वह एक्चुअली तुम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेट कर सकते हो। सो मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन आई आर अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर बनाया है। तो जो लोगों ने उसको अटेंड किया, जिन स्टूडेंट्स से, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑब्वियसली होगा, बिकॉज दे विल बी एबल टू फाइंड द कनेक्शन इन अ जिफी। एक सेकंड में समझ में आ जाएगा, अरे वाह ये तो हमने पढ़ा हुआ है। और जिन लोगों ने बाई चांस वो कोर्स नहीं किया हुआ है, तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि एनसीईआरटी से पढ़ के एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड द फाउंडेशनल टॉपिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये दोनों को फ़ायदा हो जाएगा। तो एवरी वन कैन एन्जॉय, दोज हु अटेंडेड माई क्लासेज एंड दोज हु नॉट, दोनों की बात है। तो ये मैं हूँ डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। मुझे अन अकेडमी की दुनिया में कोड सेड लाइफ से जाना जाता है। ये सेड लाइफ मेरा रेफरल कोड है। तो जब भी तुम अन अकेडमी ऐप पर जाओ और प्लस क्लास, आइकॉनिक क्लास, टेस्ट या कॉम्बैट कुछ भी अटेंड करो, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू यूज़ द कोड सेट लाइफ। अब से इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा इससे ये होगा बेटा कि दो में से दो फ़ायदे होंगे। एक, सेट लाइफ कोड यूज़ करते तुम्हें इमीडिएटली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और जैसे आजकल चल रहा है तो और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। और दूसरा, तुम टीम सेट लाइफ के पार्ट बन जाओगे। टीम सेट लाइफ इज द लार्जेस्ट एवर फॉर्म्ड टीम ऑन अन अकेडमी। इट्स बीन अ वेरी लकी टीम ऑल्सो। लास्ट ईयर हमने सॉलिड रिजल्ट्स प्रोड्यूस किया, एंड आई एम श्योर दिस टाइम वी आर गोइंग टू ब्रेक आवर ओन रिकॉर्ड। सो चाहे तुम अन अकेडमी के कॉम्बैट कोर्सेज को देखो, चाहे तुम कॉम्बैट सब्सक्रिप्शन टेस्ट देखो, ये कोर्स, ये महा सब्सक्रिप्शन ऑफर था, अब इससे भी बड़ा सॉलिड ऑफर आया। ये तो 35% ऑफ था। अब ये भी देखो, दिस इज यूपीएससी टेस्ट सीरीज कोर्स। यार मुझे बड़ा विचित्र लगता है, तुम लोग कैसे एग्जाम को देने चले जा सकते हो विदाउट एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन? तो इट्स जस्ट नॉट डन। तो तुम जितना मुझे बुक्स पढ़ लो, जितना मुझे रट लो, will you be able to crack an MCQ based exam until unless you have a wholesome practice of exam centric questions in exam arrangement, in exam environment within the limited time period? ये सब तुमको मिल जाएगा विद अन अकेडमी। सिर्फ तुम्हें कोड यूज़ करना है, सेड लाइव। तो बेटा अब मुझे भी मालूम है फाइनेंशियल रियलिटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रियलिटी है। तो अगर तुम्हें लोन चाहिए तो भी तुम्हें इजीली मिल जाएगा, यूज़ द कोड सेड लाइव। अगर तुम्हें ये ऑफर आएगा 20 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट वर्थ रुपीज़ 10,000, तुमको मिल जाएगा। कौन सा इंस्टीट्यूट देता? कोई नहीं देता। सो मेक श्योर दैट यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस पार्ट। तो पर्सनल गाइडेंस चाहिए, स्टडी प्लानर चाहिए, टेस्ट एनालिसिस, experts guidelines, study material, all of them available under iconic platform. Use the code said like so। एक बार ये प्लस क्लासेस को देखो, 40,500 विल बिकम 36,450, 49,500 will become 44,550, 72,000 will become 64,800, 90,000 will become 81,000. Similarly, 74,500 will become 67, 115, 104, 153 will become 138। प्लस क्लासेस लो चाहे आइकॉनिक क्लासेस लो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन टेक मेंटोरशिप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज द कोड सेड लाइव, SIDLIVE। चाहे तुम अनरावल यूपीएससी करो, या फिर तुम मेरे बैच कोर्सेज में आ जाते हो। मेरा बैच कोर्सेज है, यू कैन सी दिस पार्ट। सो ये बाइलिंगुअल कोर्सेज होंगे, और A to Z ऑफ पॉलिटी तुम्हें पढ़ाया जाएगा। यूज़ द कोड सेड लाइव। और ये ओहो, क्या बोलूँ मैं, क्या तारीफ़ करूँ। तो इस ऑफ़र की तो मैं क्या तारीफ़ करूँ। 8 to 14 जुलाई तक ये ऑफ़र है। एक साल का कोर्स जो ओल्ड प्राइस 74,500 का है, अब इस दौरान तुम्हें 49,680 का मिलेगा। बताओ यार। 2 इयर्स का कोर्स जो कि 115,000 का था, 71,700 के आसपास मिलेगा। 3 इयर्स, 153,750 विल बिकम 87,264। यार अभी भी तुम इंतज़ार करोगे? हद हो गई यार। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट गो ऑफ ऑल डाउट्स। यूर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेक अ वाइज डिसीजन, बट टेक इट नाउ। ये ऑफर लेना बनता है। सो हम कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में
मैंने पार्ट 1 कर लिया था। और जब मैंने पार्ट 1 किया तो मैंने कोल्ड वॉर ख़त्म किया। यस। तो कोल्ड वॉर में हमने सब कुछ समझने की कोशिश की कि यूएस और यूएसएसआर नाम के दो पावर ब्लॉक्स बने, फिर उनके बीच में कितनी राइवलरी हुई, आर्म्स रेस हुई, ओके, मार्शल प्लान और मोलोटोव प्लान, ये सब मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही अपनी चीज़ें बता दी। मैंने चुप चुप नहीं रह पाता ना, मेरे को सब कुछ बताना ज़रूरी होता है, मेरे को लगता है मेरे लर्नर्स को सब पता। सो इसलिए मैं सब कुछ बता देता हूँ। मैं वेंट अहेड ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो। फिर मैंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो कि इसमें दिया हुआ है उसको और डिटेल में बता दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर एक दिन आया, वो नज़ारा हादसे का बड़ा अजीब था। वो पानी में डूब रहा था जो किनारे के करीब था। मतलब किसको पता था ये इतना बुरा होगा। 1991 में अचानक यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, और जब कोलैप्स हो गया तो से कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया। नाउ बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, बहुत बुरी चीज़ें थी। अच्छी चीज़ें जो थी वो ये था कि अच्छा जो कोल्ड वॉर में हुआ वो ये हुआ कि ये कभी हॉट वॉर नहीं हुआ। सिर्फ यही बोल सकते हैं ऑब्वियसली कि थैंकफुली इन सब दोनों के पास इतना इतना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल था कि एक सॉलिड डेटरेंस होने की वजह से इन लोगों ने कभी एक दूसरे पे गोलियां नहीं चलाई। ओके, वॉर नहीं हुआ। दैट्स द ओनली गुड थिंग अबाउट कोल्ड वॉर, ऐसा एज टू ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड अगर इसको समझा जाए। बिकॉज ये जो लाखों करोड़ों अरबों डॉलर यूज़ किए गए, इससे पॉवर्टी इरेडिकेट हो सकता था, पचासों चीज़ें हो सकती थी। अननेसेसरली पावर पॉलिटिक्स के चक्कर में पूरा वर्ल्ड बेचारा टेंशन में रहे। आज ख़त्म होता है कि कल ख़त्म होता है। तो आपको भी लग रहा होगा सर आप इतने इमोशनल बातें क्यों कर रहे हो। हाँ, ये वाली बात भी है कि मैं इमोशनल बातें क्यों कर रहा हूँ। सो लेट मी टेल यू मैं इमोशनल बातें क्यों कर रहा हूँ। तो ये जो इमोशनल बातें हैं ना, ये सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा था। सो एक कहानी से एक एक दास्तान और निकलती है इन इस कहानी के बीचों बीच। किसके बीच? जो ये कोल्ड वॉर का एरा है, इस एरा के बीच में एक एक कहानी और थी। और वो कहानी थी व्हाट इज कॉल्ड एज नॉन अलाइनमेंट की कहानी। सर हमको है ना ये नॉन अलाइनमेंट बिल्कुल नहीं जमता। अरे ये बहुत पावरफुल थ्योरी थी और आज भी है, लेकिन तब नहीं समझ में। बट ये ऐसे समझ में नहीं आएगी। कैसे नहीं समझ में आएगी? तो इंडिया है ना, सबसे पहले समझने की कोशिश करो सर, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इनफैक्ट ऑल द वे जब हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाए थे 1946 में, अभी तो हम आज़ाद भी नहीं हुए थे, तब भी इंडिया ने एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था। एंड द आइडिया वॉज कि हम द लाइट ऑफ एशिया को पूरी दुनिया में घुमाएंगे। इनफैक्ट महात्मा गांधी हिमसेल्फ एड्रेस थे ऐसी। सो ये ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं। तो अभी तो हम लोग आज़ाद भी नहीं हुए थे, तो वी डिसाइडेड टू सो कॉल्ड हैव द लीडरशिप ऑफ द एशियन कंट्रीज। ओके, नाउ जब एआरसी हुआ और फिर हम इंडिपेंडेंट हो गए, तो इंडिया बिकेम द सो कॉल्ड लीडर्स और रादर द टॉर्च बेयरर ऑफ ऑल दोज कंट्रीज विच वर न्यूली डीकोलोनाइज। तो हमारे बीच में क्या होता है ना बेटा, कि आपको कहीं ना कहीं कॉमन ग्राउंड मिलता है कि यार हम भी कॉलोनी, तुम भी कॉलोनी, हम भी डीकोलोनाइज हुए, अभी अभी आज़ाद हुए, तुम भी आज़ाद हो गए या हो जाओगे। तो एक कॉमन ग्राउंड होता है विच इज़ दैट विक्टिमाइजेशन हुआ था जो हमारे खिलाफ, हमारे कल्चर के खिलाफ। इट वॉज कॉलोनाइजेशन, इम्पीरियलिज्म वॉज लाइक एन अटैक ऑन माई कल्चर। वैसे से मेरा ही कल्चर नहीं, और भी जो कॉलोनीज थी उनके साथ भी था। और जब इन कॉलोनीज को छोड़ा गया तो ऐसा थोड़ा ना कि इनको बिल्कुल पाल पोस के बिल्कुल ठीक ठाक करके छोड़ दिया गया। इनको तो हालत ख़राब कर दी। इनका कल्चर, इनकी इकोनॉमी, ओके, इनकी एब्सोल्यूट सेल्फ रिस्पेक्ट, वो आइडेंटिटी, वो कॉन्फिडेंस, मिलिट्री, एवरीथिंग एवरीथिंग वाज इन शैम्बल्स। यहाँ से इमर्ज हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द नॉन अलाइन मूवमेंट। क्यों? अब इससे कैसे समझ में आएगा? तो अगर मैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करूं तो यहाँ से स्टार्ट हुआ एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। फिर हमने कोलंबो पावर्स एक कोलंबो कॉन्फ्रेंस किया जिसमें कि एक्चुअली कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब कोलंबो पावर्स हो तो कोलंबो कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसमें तो पाकिस्तान भी साथ में बैठा हुआ था, इमेजिन। तो हम लोग को लगा कि वाह यार, ये लगता है कुछ मेजर ही स्टेप हो जाएगा। इनफैक्ट अमेरिकन घबरा गए, तो कि यार ये क्या, इनके बीच में एक नया ही कुछ सांठगांठ हो रही है क्या। बट कोलंबो कॉन्फ्रेंस में कुछ खास इमर्ज नहीं हुआ। सिलोन, श्रीलंका एक्सेट्रा, इंडोनेशिया एक्सेट्रा, तो इन लोगों ने एक प्लान बनाया। इसमें भी एक प्लान था सुकार्नो का, हु वाज द हेड ऑफ इंडोनेशिया। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे करते कुछ और प्लान बनाते। सो एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होना लग गया विच वॉज कॉल्ड एज द एफ्रो एशियन रिलेशंस। एफ्रो एशियन और द साउथ साउथ रिलेशंस। अब साउथ साउथ रिलेशंस क्या,
कि साउथ एशिया और अफ्रीका के साथ मर्ज होना है, बिकॉज अफ्रीकन भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो कि डीकोलोनाइज हो रही थी, रादर वो फ्री हो रही थी। सो यही कॉन्फ्रेंस लेकर गया हमको तो इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज द बांडुंग कॉन्फ्रेंस। और बांडुंग कॉन्फ्रेंस में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट हुआ। द वर्ड ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं, द वर्ड जो थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग हुआ वो वहाँ से बांडुंग से स्टार्ट हुआ। तो बांडुंग कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जिनको 10 बांडुंग प्रिंसिपल्स को के नाम पर एक्सेप्ट किया गया। ये 10 बांडुंग प्रिंसिपल्स खुद इसमें से जो निकले थे वो 1954 के तो पंचशील ट्रीटी में से निकले थे। तो म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस वाले, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस वाले। और यही बांडुंग प्रिंसिपल्स बाद में 1960s में और रादर 61 में द फर्स्ट नॉन अलाइन समिट में प्रिंसिपल्स बन गए एज व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। तो बड़ा क्या सॉलिड कनेक्शन होता है, ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा नहीं टाइम पास में जो मर्जी पढ़ने का। सो मेक श्योर दैट यू नो दिस कंप्लीटली. So the various important concepts is that India, and you have to give credit to Jawaharlal Nehru sahab, because he was an international leader. He had charismatic personality and a vision to look into the future कि non-alignment can become the alternative to the Western Bloc and the Soviet Bloc. Soviet Bloc ठीक है यार जो भी था, but it was a power bloc. It was a warring bloc. It was an aggressive posturing. Similarly, Western bloc. अब एक तरफ से तुम इस वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक को कैन अंडरस्टैंड दिस एज एन आइडियोलॉजिकल कॉम्बिनेशन। आइडियोलॉजी तो ठीक है, लेकिन वॉर तो वॉर ही होता है। सो नॉन अलाइनमेंट वॉज अ कॉन्सेप्ट जो कि एक सो कॉल्ड ऑल्टरनेटिव देता था कि या तुम इधर नहीं तो उधर नहीं। ना मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, नॉन अलाइन मूवमेंट कभी सक्सेसफुल ही ना होता, शुरू ही ना होता, इसका आगाज ही ना होता अगर ये 5 दोस्त ना मिलते। 5 दोस्त कौन? तो नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम अस, टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया, सिमिलरली सुकार्नो, नक्रुमा एंड नासिर ऑफ इजिप्ट। ये 5 दोस्तों की कहानी थी। दे अब ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ से एक और चीज़ में रिलेट होती है कि जब हम बोलते हैं दो कंट्रीज़ की रिलेशनशिप, मोर देन आई थिंक ऑलमोस्ट ऑलवेज, शायद ही एक्सेप्शन होगा, मुझे नहीं कह सकता, बट आम तौर पे द कंट्रीज के रिलेशनशिप आर नथिंग एल्स बट द रिलेशनशिप बिटवीन देयर हेड्स और देयर पॉलिटिकल और हेड्स ऑफ द स्टेट। तो ये कंट्रीज वो दूर दूर, कोई लेना ना देना, मैप पे भी नहीं दिख रहे, दूर दूर है सब लोग, लेकिन इतना ज़बरदस्त इन कंट्रीज के हेड्स का रिलेशनशिप था that from Bandung कॉन्फ्रेंस इट वेंट स्ट्रेट टू नॉन अलाइन मूवमेंट। तो यहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुई और 3 मेजर फैक्टर्स पे कहानी स्टार्ट हुई। सबसे पहले ये बोला गया कि यार आप हम जो 5 हैं हम तो पहले एक दूसरे से कोऑपरेट कर लेते हैं। सो ये हो गया, ये 5 कंट्रीज कोऑपरेट करेगी। ओके, फिर कि यार ये जो कोल्ड वॉर है ना, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये रियलाइज़ हो रहा है। अभी अगर तुम्हें और 15-20 मिनट इसके फैक्ट्स बता दूँ ना, जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया, तो तुमको रियलाइज़ होगा कि the world was many times very close to getting destroyed during the Cold War, लेकिन बच गए। एंड द फाइनली इज कि यार ठीक है, तुम्हारे वॉर हो गए, तुम्हारा ये हो गया, लेकिन डोंट यू थिंक कि जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही है, जो हैव बीन रैम्पेज्ड ऑल दिस वाइल अंडर द नेम ऑफ कलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, उनको इकोनॉमिक सपोर्ट दिया जाए, और खासकर द अफ्रीकन कंट्रीज को, उनको तो स्पेशली मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम लोग जब एफ्रो एशियन रिलेशंस बोलते हैं तो उसमें एफ्रो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वरना ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ एशियन कंट्री से एक दूसरे को कोऑपरेट करता चले जाए। सो धीरे धीरे ये बढ़ना चल गया। अब सर बहुत सारे लोगों को इस पे ना थोड़ा सा एतराज़ है। क्या को एतराज़ क्या होगा तुम लोग? नहीं नहीं सर, एतराज़ तो है। अब क्या एतराज़ क्या होगा? एतराज़ ये है कि सर आप लोगों ने ना एक को ज्वाइन कर लेना चाहिए था, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। क्यों ज्वाइन क्यों करना चाहिए? ज्वाइन इसलिए कर लेना चाहिए बेटा, ऐसा मतलब बहुतों को ऐसा लगता है कि हमको ज्वाइन करना पड़ता है कि वरना हम आइसोलेट हो जाएंगे, इसको बोलते हैं आइसोलेशनिज्म। नहीं बेटा, यहीं तो लोगों को नेहरू जी समझ में नहीं आया, यहीं पर नॉन अलाइन मूवमेंट लोगों को पल्ले नहीं पड़ा। दिस वॉज नेवर द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेशनिज्म। ये कैसी बात हुई सर, आइसोलेशन तो है ही नहीं बेटा। आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि देखो ये एक है ब्लॉक, ठीक है, ओके। आइसोलेशन का मतलब ये होता है
कि मेरे को, मैं अपने घर को बंद कर रहा हूँ, मैं देख ही नहीं रहा तुम्हारी तरफ, मैंने अपने आप को ऐसा ऊपर ऐसा ब्लैंकेट डाल दिया और मैं ना देख ही नहीं रहा, मैं दिख ही नहीं रहा मुझे क्या हो रहा है। ओके, मर गई दुनिया मेरे लिए। नो, दिस इज नॉट द वे इंडिया प्लेड। उस उल्टा नॉन अलाइन मूवमेंट में एक्टिविटी का और एक्टिव पार्टिसिपेशन का ह्यूज रोल था। इनफैक्ट आइसोलेशन तो दूर की बात, इनफैक्ट अगर सही मायनों में देखा जाए तो ड्यूरिंग दोज डेज ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट द वर्ल्ड हैड टू लुक, सी हम लोग पुअर कंट्री थे, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, हम लोग पुअर कंट्री थे, ओके, न्यूली इंडिपेंडेंट थे। एक साइड था यूएस, एक साइड था यूके, सॉरी द यूएसएसआर। अब देखा जाए तो इंडिया को पूछना नहीं चाहिए था किसी ने, बिल्कुल है सर, ये तो ऐसे ही है, साउथ एशिया की एक कंट्री है, अभी अभी इंडिपेंडेंट हो गई, पैसा नहीं है, पावर नहीं है, मिलिट्री नहीं है, लेकिन हमको पूछ होने लग गई थी बिकॉज ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, बिकॉज we could be considered as somebody who's playing an active role in understanding what is happening in the world. So ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात था। और दूसरी बात क्या था कि जब भी दोनों साइड से एक कॉन्सेप्ट था, इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेशन और द ग्रुप ऑफ कंट्रीज बन गया था आफ्टर यूनाइटेड नेशन। तो हम लोग बहुत टाइम इन दो सो कॉल्ड वॉरिंग पावर्स के बीच में, यूएस और सोवियत यूनियन के, तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉक के बीच में सो कॉल्ड मध्यस्थता की पावर रखते थे, वरना तो मैं को पूछता क्या। नहीं नहीं। दूसरी बात है कि सर ये ना मज़ा नहीं आया, या तो ईस्ट में जाने का या तो वेस्ट में जाने का, या तो लेफ्ट में जाने का या राइट में जाने का, क्या को, वरना सर आप न्यूट्रल कहलाओगे। अरे कौन बोलता है न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब तो ये हुआ ना कि भाई मेरे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ओके, दैट मैं तो वॉर से दूर रहा, हम तो बेटा, तो क्या इसका मतलब है कि जो वॉर को रोकने के लिए चले जाते हैं, क्या वो पोजीशन नहीं है? नहीं है, पोजीशन तो वो भी है। सो द पॉइंट हेयर इज, मैं वॉर में नहीं जाऊंगा, मैं लेकिन पीस कराने ज़रूर जाऊंगा। सो मैं वॉर को प्रिवेंट कराने ज़रूर जाऊंगा। दिस वॉज नॉट न्यूट्रलिटी। सो इसको न्यूट्रलिटी नहीं बोल सकते कि भैया मैंने तो देखा ही नहीं, पता नहीं लड़ाई कर रहे थे क्या। ऐसा नहीं है, वी विल बी इन्वॉल्व इन स्टॉपिंग वॉर। तो जब हम वॉर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम वॉर में जो रिपैट्रिएशन हो रहा है या फिर किसी कंट्री के ऊपर विक्टिमाइजेशन हो रहा है उनको बचाने की कोशिश करें, तो आई डोंट थिंक कि यू कैन कॉल इट एज न्यूट्रलिटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है, इज नॉन अलाइनमेंट समथिंग कॉल्ड आइसोलेशनिज्म? सर्टनली नॉट। आइसोलेटेड यूनाइटेड स्टेट्स था एक ज़माने में, क्या बात कर रहे हैं, यस। तो जब यूनाइटेड स्टेट्स इंडिपेंडेंट हुआ, ओके, और सून आफ्टर दैट, उसके बाद जब यूएस तो सो गया था बिल्कुल, हाँ, वो अल्प्राजोल हम खा के सो चुके थे, उनको बोला बाबा आपने को कोई मंगता ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, हम लोग आइसोलेटेड है, एटलांटिक के इस साइड तुम नहीं देखने का, एटलांटिक के उस साइड। ये तो 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया था, अचानक यूएस को जागा जागा गया, उसके बाद फिर यूएस हो गया ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद, ओके, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। और फिर ऐसा बोलते हैं कि 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर में द स्लीपिंग ड्रैगन को उठा दिया। तो ऐसे होता है, जबकि वो आइसोलेशन तो नहीं था, बट वो फर्स्ट फेज में तो आइसोलेटेड ही माना जा सकता था, वो 1787 टू 1914 वाला, ऐसा कभी भी इंडिया नहीं था। फिर क्या हुआ, अब इंडियंस को ये बात समझ में आ गई थी, ओके। सो अगर तुम लोग ऐसे कभी यू वांट टू बी इंटरेस्टेड, तो थोड़ा बहुत इन लीडर्स के बारे में ज़रूर पढ़ लो, जैसे सुकार्नो के बारे में। तो यू शुड नो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, लेट द फ्रीडम स्ट्रगल, espouse the causes of socialism, anti-imperialism, organize the Bandung कॉन्फ्रेंस जो मैंने तुम्हें अभी बताया 1955 का, वो थ्रो उन्होंने मिलिट्री को। फिर ये नासिर वॉज अ वेरी कैरिज्मेटिक लीडर, ओके, अरब नेशनलिज्म का बड़ा मेजर एडवोकेट। तो आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है, द सुएज कनाल पे वॉर, द इसराइल वॉर से इन्वॉल्व था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट दीज वर दीज फाइव फ्रेंड्स who were related. You should know about Tito also. Was the president of Yugoslavia, fought against Germany in World War II. Communists maintained some same distance from Soviet Union, forged unity in Yugoslavia, and of course our great, the first Prime Minister of India, Mr. Jawaharlal Nehru, और एशियन यूनिटी डी कॉन, ये तो मैंने एशियन यूनिटी बताया था, जो एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, एडवोकेटेड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, निकलते दुनिया याद रखेगी विद द वर्ड पंचशील। ऑल्दो ये थोड़ा सा इस टाइम पे याद करने में थोड़ा सा टेंशन होता है, बिकॉज उसका वेरी सैड टू से, लेकिन
हकीकत ये है कि चाइना ने उसको मिसयूज़ किया, बट अदरवाइज हैविंग सेड सो वाज अ वेरी 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 बिग ऑर्डर। फिर ये नाम के नॉन अलाइन मूवमेंट ने एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट किया, और वो थोड़ा 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 धीरे डेवलप हुआ। देखो सबसे पहले क्या हुआ, अब आई डोंट नो इसमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, कहाँ से खत्म होना, बट क्या होता है, आप रेट्रोस्पेक्टिवली देखो तो सारी बातें गलत और सही लग सकती हैं, बट उस टाइम पे बैठे बैठे आई थिंक इट वॉज अ डिफिकल्ट डिसीजन टू टेक अ कॉल, बिकॉज उस टाइम पर द नॉन अलाइन मूवमेंट ने सिर्फ पॉलिटिकल एलिजियंस की बात की। It was gradually later that we realized कि it has to be done primarily on economics also. So जैसे the United Nations Conference of Trade and Development UNCTAD ने it was way later in 1972 जब उन्होंने LDCs को बोला कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करो। फॉर दोस्तों मैटर जिनको LDCs मालूम, वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज का एक कॉन्सेप्ट था, स्पेशली ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, ये बड़ा फेमस था। तो उनको पावर्टी से लाने के लिए उनको बोला कि यार तुमको फिर एक्सप्लॉइट करेंगे, तुम्हें मालूम है ये सो कॉल्ड कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए तो आए थे। सो उन्होंने बोला कि यार इनको ये फिर एक्सप्लॉइट करेंगे तो एलडीसीज को कंप्लीट कंट्रोल मिल जाए ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। बट सर ये लोग करके भी क्या करेंगे, कंट्रोल करके कहीं बेच तो सकते नहीं, ये बिल्कुल वह बात सही है। सो दे हैड टू बी गिवन एक्सेस ऑल्सो टू वेस्टर्न मार्केट्स। और फिर यार सोच के देखो, जब मेरे डेवलपमेंट का टाइम था तो मुझे पर मेरे पास कॉलोनाइजेशन था मेरे ऊपर, जब मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही थी तो मैं सीखूंगा कहाँ से, वेयर विल आई डेवलप टेक्नोलॉजी। सो वो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, वो जब तक नहीं होगा, दिस वॉज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट कि उनको मिलेगा, तब भी दे विल बी एबल टू सो कॉल्ड कॉन्टेस्ट इन द प्रॉपर वे। सो 1961 में जब मैंने पहले बोला नॉन अलाइन मूवमेंट हुआ, तो शायद ही किसी ने इकोनॉमिक्स की बात की। 70s में आते आते, अगर सही में बात बोला जाए, 70s में आते आते नॉन अलाइन मूवमेंट बिकेम प्राइमरली अ ह्यूज इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। सो ये वाली कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर ये हो गया दैट हम लोग को, हमारा हमारा यूएसपी क्या था या होना क्या चाहिए था, हमारा यूएसपी होना चाहिए था यूनिटी। लेकिन ना, ये अजीब सा सीन हुआ कि 70s 80s तक आते आते, 80s तक आते आते स्पेशली, ये गेम फिर से पलट गई थी। ओके, द US hegemony, or whether economic, or the USSR, or the Soviet bloc, and the rising Western जो यूरोपियन पावर्स, ये लोग फिर डोमिनेट कर गए। और ये नॉन अलाइन मूवमेंट का ये जो बड़ा बड़ा सपना था, द न्यू वर्ल्ड एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, गायब हो गया। तो सोचा था हमने कि यार ये ऐसा ऑर्डर बनेगा, लेकिन कहाँ बना, कुछ नहीं बना। तो ठीक है, हमारा ख्याल था, तो मैं ख्याल हूँ किसी और का, तुझे सोचता कोई और है, ख्याल है हमारा था, बना कोई और गया। सो NIEO कभी भी, इट नेवर बिकेम अ ट्रू और rather a manifested reality, although it was started out to be a very important part। तो यही इम्पोर्टेंट बात थी। जो ये पांच लीडर्स जो मैंने बोला था, क्रुमा, ओके, ऑफ घाना, तो ये सब फ्रेंड्स को एक बार पढ़ लेना, इट इज़ गुड। नॉट दैट एनीबडी इज गोइंग टू आस्क यू, बट यार इतना कंसर्न तो होना ही चाहिए वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। अब सीन यहाँ पर यह है कि इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ। हाँ, ये वाली बात है। सबसे पहले मैंने तुम्हें बोला कि इंडिया की आइडेंटिटी होगी, पूछते नहीं थे लोग, कौन पूछता है यार। तुम सोच के देखो, इंडिया सडनली वर्ल्ड स्टेज पे नंबर वन, मतलब एटलीस्ट नंबर वन ना होगा, एक लीडरशिप पोजीशन में होगा, लोग हमें पूछेंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी, अदरवाइज अगर मैं सोवियत पावर्स को यूज़ कर लेता, या सोवियत ब्लॉक को ज्वाइन कर लेता, या फिर मैं US को या फिर वेस्टर्न पावर्स को ब्लॉक यूज़ कर लेते, या उसको ज्वाइन कर लेते नेटो को, तो हम तो एक छोटा सा टॉय बन के रह जाते ना इनके हवाले। ओके, हमारी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नॉन अलाइन मूवमेंट की वजह से मिली। ऑल्सो इंडिया ने ये, अब मुझे नहीं पता ये कितना इफेक्टिवली खेला गया, बिकॉज देयर कुड बी एडवोकेट्स ऑन बोथ साइड्स कि ये नहीं सर, इतना अच्छी तरह से कोई नहीं गेम खेली गई। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ कि हम लोगों ने नॉन अलाइन मूवमेंट की वजह से अपने आप को बुली होने से बचा लिया। तो वी कुड से यार, एक पावर अगर मुझे मिसयूज़ कर रही है तो आई गो टूवर्ड्स अदर वन, बिकॉज मेरे साथ मैं अकेला नहीं चला हूँ, एक पूरा मूवमेंट है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग पार्ट। जब नॉन अलाइन मूवमेंट हो रहा था, तो नॉन अलाइन मूवमेंट का जो प्रिंसिपल्स थे वो बांडुंग प्रिंसिपल्स थे, और बांडुंग प्रिंसिपल्स जो थे वो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद है, तो वो पंचशील प्रिंसिपल्स जो कि हम लोगों ने चाइना के साथ साइन किया था, उससे इमर्ज करा था। तो सारे के सारे प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं मर्ज ही करते, कभी कभी पता नहीं चलता कौन से किसके। तो
अब तुम समझो कैसे पढ़ना कैसे होता है सब्जेक्ट को, देखा ऐसा खास मुश्किल नहीं होती। तो जो प्रिंसिपल्स थे उनमें से एक था म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, नो और नॉन वायलेंस और नॉन एग्रेशन एंड सो ऑन सो। अब ये बड़ी अजीब सी बात हुई। तो जब कोई कंट्री ये सोचता है, जस्ट थिंक अबाउट इट, ओके जस्ट थिंक अबाउट इट, जब कोई ये कंट्री सोचता है कि यार ये मैं हूँ, ओके, और ये एक छोटी कंट्री है, ये मेरा एरिया है, ये मेरा रीजन है, तो उसके ऊपर वो मिलिट्री यूज़ करता है, तो इंडिया ने बोला नो, नॉट एट ऑल, सर्टनली नॉट अलाउ। ये नॉन अलाइन मूवमेंट के पूरे प्रिंसिपल्स के खिलाफत में, ये पंचशील के खिलाफत में, ये बांडुंग कॉन्फ्रेंस के खिलाफत में। तो फिर सब लोगों ने बोला अच्छा ऐसी बात है, तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर गोवा पे क्यों अटैक किया, गोवा को मिलिट्रीली क्यों टेक ओवर किया। तो बोला वो गोवा बात अलग है, गोवा हमारा ही एरिया था। अब बात यहाँ पर क्या होती है कि बाकी कंट्रीज स्पेशली चाइना को लगा ये सही है, जब तुमको फोर्स यूज़ करनी होती है तो तुम मान जाते हो, जब हमें यूज़ करनी होती है तो तुम लोग बोलते हो कि तुम लोग अनप्रिंसिपल्ड हो, और इसीलिए हम नहीं अनप्रिंसिपल्ड हो, तुम ही अनप्रिंसिपल्ड हो। सो इट वॉज सेड कि एक तो ये वाली बात है, दूसरा 9 आउट ऑफ 10 जगहों पे तुम लोग नॉन अलाइनमेंट के नाम पे सोकल न्यूट्रल हो जाते हो। अभी अभी मैंने तुम्हें बोला कि नॉन अलाइनमेंट न्यूट्रलिटी नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम बोलते थे कि यार कहीं कहीं पर ना मेरे को नाम ही नहीं लेना है, हम नाम ही नहीं ले सकते। ऑल्सो जब नेहरू जी के का देहांत हो गया, इनफैक्ट उससे पहले जब 62 का वॉर हो गया, द चाइनीज़ वॉर, द चाइनीज़ एग्रेशन, उसमें डिबैकल हो गया। फिर नेहरू जी का देहांत हुआ 64 में, फिर 65 में पाकिस्तान ने फिर हम पर अटैक कर दिया, ओके, तो 2 वॉर्स ये हो गए। ओके, नाउ वी रियलाइज यार ये सही मजाक चल रहा है। जब मैं अटैक के अंडर आता हूँ, जब भी पाकिस्तान या चाइना को अटैक करता है, हमें कोई मदद तो करने आता नहीं है, तो लेट अस मेक अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, अ स्ट्रॉन्ग नेवी, अ स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स, और हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूएस हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, ओके। तो इनफैक्ट 65 वॉर में उन्होंने उनको सेबर जेट्स दिए, पाटन टैंक्स दिए, जो उनको दिया उनको फ्लड कर दिया। अब 1971 में जब द सो कॉल्ड बांग्लादेश, जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, वो वॉर के टाइम है, तो मैडम इंदिरा गांधी ने बोला ना अब ये ज़्यादा हो जाएगी बात, क्योंकि यूएस फिर भी डिफेंड करेगा और सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को। और एक और प्रॉब्लम है कि चाइना, जो कि तब तक पाकिस्तान का बड़ा अच्छा फ्रेंड हो चुका, तुम रिलेट कर पा रहे हो, मैं तुम्हें कैसे कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, तुम्हें समझ में आया सब्जेक्ट कैसे पकड़ते। तो 1963 में पाकिस्तान ने शख्सकाम वैली चाइना को सीड कर दी थी। 65 में हमारे साथ वॉर हो चुका था, यानी कि यूएस भी उनके साइड, यूएस जहाँ पर है वहाँ पे यूके, यूके और यूएस एक साइड, चाइना भी उनके साइड, और पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही। तो मैडम इंदिरा गांधी ने अगस्त ऑफ 1971 में यूएसएसआर के साथ एक 20 ईयर्स की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर ली। अब ये जो मोमेंट होता है ना, ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विच वॉज अ स्ट्रैटेजिक अलायंस, जिसका हमें बड़ा फ़ायदा हुआ, ओके। अगर ये ना होता ना तो हमें 1971 का वॉर जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता। मैडम ने सोच लिया, मैडम इंदिरा गांधी ने, कि ये तो मौका है। अब जैसे ही ये मौका दिखा लोगों को कि अच्छा अब तुम सोवियत क्यों नहीं, तो तुम तो सोवियत ब्लॉक्स को ज्वाइन कर लिया। हमने बोला ना, हमने सोवियत ब्लॉक को नहीं ज्वाइन किया, हम तो अभी भी नॉन अलाइंड है। तो ये बात ना किसी को समझ में नहीं आती कि यार स्ट्रैटेजिकली अलायंस भी साइन करते हो, और फिर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी साइन करते हो, और फिर तुम नॉन अलाइन में रहते। तो इट वॉज अ डिविएशन फ्रॉम द ओल्ड प्रिंसिपल्स। लेकिन ऐसा इसको तब लोग कर सकते हैं जब इसको तुम एक न्यूट्रल या फिर आइसोलेशनिस्ट का टैग लगा दो। नो, नॉन अलाइनमेंट भी अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है, जैसे नहीं बोलना भी एक स्ट्रैटेजी है, ओके। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और हम इसको बाद में देखेंगे एंड वील अंडरस्टैंड कि हाउ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड और अदर सो कॉल्ड अलाइन आवरसेल्फ इन दिस कोल्ड वॉर एरा। एंड ये बहुत जगह रिलेट होता है। सो आईआर का कोर्स में अगर हो सके तो प्लीज़ ज्वाइन इन। मैंने उसमें बहुत डिटेल में किया हाउ नॉन अलाइनमेंट was relevant at that time but no longer relevant, or at least not relevant as that. So the time has come to redefine non-alignment. So this is about NCERT में जितना दिया हुआ है, मैं इससे ज़्यादा इस टाइम पे नहीं देना चाहता, बिकॉज ये पेज बाय पेज NCERT, तुम बोलोगे सर अपना ही पढ़ाए जा रहे हो।
अब या ठीक है, मेरा मन ही कुछ ऐसा है, तो मैं इसको और नहीं पढ़ाऊँगा, एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस। तो ये हो गया कोल्ड वॉर का पूरा फेज़। अब तुम्हें खुद ही फैसला करना है कि तुमको कैसे पढ़ना है। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन मी, प्लीज़ जॉइन मी ऑन अन अकेडमी। बहुत सारे नए कोर्सेज आ रहे हैं, अभी अभी पॉलिटी भी स्टार्ट हुआ है, तो डोंट वेस्ट दिस टाइम। 45% का ऑफ है, ओके, और इतना सॉलिड ऑफर कम ही टाइम मिलता है। Make sure that you take advantage of this. Join me. Use the code SIDLIVE, SIDLIVE, and join me on Unacademy. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind. You're a wise gang of students. Take a wise decision now.